हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गीता माइंडोरा पर। मैं निशा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे सीडीपी के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके सुपर टेट, एमपी टेट, यूपी टेट और सी टेट मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट ये हमने यूपी टेट के लिए डिजाइन किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किन ग्रीक शब्दों से हुई है? साइक प्लस लोगोस, साइक प्लस पैथोस, लोगोस प्लस एथोस, साइक प्लस एथेनोस। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा साइक प्लस लोगोस। साइक का मतलब है आपका आत्मा या मन का ज्ञान। साइक का मतलब क्या हुआ? आत्मा और मन का ज्ञान। और लोगोस का मतलब हुआ आपका विज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान का मतलब हुआ आत्मा और मन का ज्ञान। इसे इसलिए हम कहते हैं मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? विलियम जेम्स को, विलियम वुंड को, सिगमंड फ्राइड को या जॉन डुई को? तो इसका सही आंसर होगा विलियम वुंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कक्षा में सीखना और पढ़ाना, चिकित्सीय निदान, औद्योगिक व्यवहार, राजनीतिक विज्ञान। इसका सही आंसर होगा कक्षा में सीखना और पढ़ाना। शैक्षिक मनोविज्ञान जो वो है, वो शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच की कड़ी है। जो शिक्षक होता है वो बच्चे को देखता है कि वो किन किन तरीकों से सीख रहा है, किन चीजों में रुचियां ले रहा है, उसी अनुसार वो अपनी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको तैयार करता है, जिससे कि बच्चा है वो आसानी से सीख सके। इसे ही शैक्षिक मनोविज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन प्रयोग किस पर आधारित था? कुत्ते और लार पर, चूहे और बुलबुलियां पर, बच्चे और पहेलियां, शिक्षक और कक्षा। इसका सही आंसर होगा कुत्ते और लार पर। दोस्तों, जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था वो उन्होंने अपने कुत्ते पर किया था, जिसे कुत्ते को बांध दिया था और उन्होंने कुत्ते को भोजन देने से पहले वो एक घंटी बजाते थे और फिर भोजन देखकर कुत्ते की लार टपकती थी, और यही प्रक्रिया उन्होंने बार बार दोहराई, जिससे कि अंत में कुत्ते को भोजन दिए बिना ही घंटी बजाने पर उसके मुंह से लार टपकने लगी। तो यहाँ पे जो लार है वो अनुक्रिया है और भोजन जो है वो आपका उद्दीपक है, इसीलिए इसे उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट अनुबंधन किसने प्रस्तुत किया? इवन पावलोव ने, बीएफ स्किनर ने, जीन पियाजे ने या कार्ल रोजर्स ने? तो इसका सही आंसर है बीएफ स्किनर ने, जिन्होंने आपका क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि चूहे पर था। ये इवन पावलोव, इन्होंने आपकी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, और जीन पियाजे जिन्होंने आपके संज्ञानात्मक विकास दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और कार्ल रोजर्स जो हैं, इन्होंने आपका मानवतावादी का सिद्धांत दिया है। कौन सा? मानवतावादी का सिद्धांत दिया है, जिसे हम व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी मानी जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका सही आंसर है बाल्यावस्था, जो कि आपकी 2 से 12 साल तक होती है। ये आपकी जो बाल्यावस्था है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपकी पूर्व बाल्यावस्था, कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरी आपकी उत्तरा बाल्यावस्था। इसको लेटर चाइल्डहुड भी
कहते हैं? उत्तरा बाल्यावस्था। जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है वो 2 से 7 साल तक होती है, और जो उत्तरा बाल्यावस्था होती है वो आपकी 7 से 12 साल तक होती है। और जो आपकी शैशवावस्था जो होती है वो 0 से 2 ईयर की होती है। दोस्तों ये जो सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेज जो होती है वो आपकी बाल्यावस्था होती है, क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है वो उसमें बच्चे के अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बच्चे का मानसिक विकास जो है बहुत तेजी से हो रहा होता है, इसलिए बच्चे नई नई चीजों को अपने अंदर बहुत जल्दी धारण कर पाते हैं, वो ज्ञान का अर्जन उनके अंदर अच्छा होता है। नेक्स्ट स्टेज जो आपकी है वो किशोरावस्था। ये आपकी स्टेज वो इसकी एज जो है आपकी 12 to 18। ये स्टेज जो है वो आपकी तनाव और तूफान की अवस्था भी कहलाती है। प्रौढ़ावस्था जो है आपकी वो 18 to 40, 18 to 60 होती है। इसका जो आपका इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आपकी पूर्व प्रौढ़ावस्था और एक आपकी जो है लेटर यानी उत्तरा प्रौढ़ावस्था। तो जो आपकी पूर्ण प्रौढ़ावस्था होती है वो 18 से 40 तक होती है। पूर्व प्रौढ़ावस्था जो होती है वो 18 से 40 होती है। ये स्टेज जो होती है वो हमारी लाइफ की बहुत जिम्मेदारियों भरी स्टेज होती है। इसमें व्यक्ति अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट कार्य करता है, जैसे कि वो उसकी चाहे वो करियर हुआ या शादी हुई, ये सारी इसी स्टेज में होते हैं। जो उत्तरा प्रौढ़ावस्था है ये आपकी होती है 40 से 60 साल। इसको हम खाली घोंसला या इम्पटी नेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि क्योंकि इस एज तक बच्चे जो हैं उनके किसी की तो शादी हो जाती है और कोई अपनी नौकरी के लिए घर से चला जाता है, तो माता पिता जो हैं वो घर में अकेले खाली रह जाते हैं, इसलिए इसको हम एम्प्टी नेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड ने किस पर बल दिया है? चेतन उद्देश्यों पर, अचेतन उद्देश्यों पर, सामाजिक अधिगम पर या जैविक प्रवृत्तियों पर? तो इसका सही आंसर होगा अचेतन उद्देश्यों पर। दोस्तों ने जो फ्राइड ने 3 मन बताए हैं आपके, एक मन हो गया आपका चेतन, एक अर्धचेतन और अचेतन। जो आपका चेतन मन है वो जो भी हम अभी हमारे दिमाग में चल रहा है वो आपका चेतन हो गया, और अर्धचेतन मन हम कुछ भी थोड़ा बहुत याद करने पर या आवश्यकता पड़ने पर हम याद करते हैं, वो आपका अर्धचेतन मन हो गया। और अचेतन मन हमने कुछ भी अपने अंदर दबा दिया है और उसको हम अचानक से वो हमारे व्यवहार में आ जाए तो वो होता है अचेतन मन। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब छोटी थी मुझे एक कुत्ते ने काट लिया और मैं उस बात को आज भूल चुकी हूँ, लेकिन जब मुझे कुत्ता दिखता है तो मैं उसे देख के डर जाती हूँ और मेरे व्यवहार में चेंज आ जाता है। तो ये क्या हुआ? अचेतन मन का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? आंतरिक और बाहरी प्रेरणा, अंतः प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा, सकारात्मक और नकारात्मक, सक्रिय और निष्क्रिय। तो इसका सही आंसर होगा अंतः और बाह्य प्रेरणा। प्रेरणा जो होती है आपकी मोटिवेशन, वो आपका 2 टाइप्स का होता है। मोटिवेशन आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव जो होता है, फॉर एग्जाम्पल अंतः प्रेरणा क्या है? मैं अभी पढ़ रही हूँ और मुझे अपनी रुचि है कि मैं पढ़ रही हूँ, मुझे नई चीजें सीखनी है, ये आपका अंतः प्रेरणा के अंतर्गत आता है। दूसरा, बाह्य प्रेरणा, मैं अगर अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ रही हूँ या मेरे माता पिता मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मैं पढ़ूं, तो ये आपका बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने, जीन प्याजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने या अल्बर्ट
बंडूरा ने। तो इसका सही आंसर है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे जो है उन्होंने आपका संज्ञानात्मक विकास दिया। इन्होंने बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा क्योंकि बच्चा जो है वो नई नई खोज करके चीजों को सीखता है, इसीलिए इन्होंने बच्चे को साइंटिस्ट बताया। इन्होंने 4 लाइफ की स्टेज बताई जिसमें बच्चा जो है वो हर स्टेज पर एक नई चीज सीखता है। पहली आपकी सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। लेब वाइगोस्की जो हैं उन्होंने आपके सोशियो कल्चरल थ्योरी बताई जिसमें इन्होंने 4 आपके सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत जो है वो आपका जेड-पीडी है। इन्होंने इसमें बताया कि जो बच्चा है वो स्वयं भी सीख सकता है, बट उसे अपने अध्यापक या अपने माता-पिता या मित्रों के द्वारा सिखाया जाए तो उसके सीखने की जो प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा प्रभावी हो जाती है। दूसरा जो है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में उन्होंने बताया कि बच्चे को हम जब सिखाते हैं तो उन्हें उसे बीच में हम अस्थायी रूप से थोड़ी सी उसको मदद दें और जब वह उस चीज को सीखने लगे तब हम उस मदद को धीरे धीरे कम करते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा साइकिल सीख रहा है तो उसको हम पीछे से पकड़ लें और जब वो साइकिल पर बैलेंस बनाना सीख जाए तब हम उसका साइकिल धीरे धीरे छोड़ दें। इससे कि बच्चा जो है वो अच्छे से साइकिल सीख जाएगा। ये उन्होंने इसके फोल्डिंग में बताया। थर्ड जो है आपका वो आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। इन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो भाषा के उन्होंने बताया कि बच्चा जो है वो भाषा के द्वारा भी सीखता है। फोर्थ जो है आपका वो है आपका सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन इन्होंने बताया जब बच्चा समाज में जाकर लोगों के बीच में बैठता है या अपने मित्रों के साथ खेलता है, रिश्तेदारों के साथ बातचीत करता है तो उसका सोशल डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाता है। ये आपका लेब वाइगोस्की के 4 सिद्धांत हैं। नेक्स्ट अल्बर्ट बंडूरा। इन्होंने जो था एक बोवरडॉल पर एक्सपेरिमेंट किया जो कि इनकी सोशल लर्निंग थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्वलन किसे बढ़ाता है? भूलने की संभावना, व्यवहार की पुनरावृत्ति, दंड या परिहार? तो इसका सही आंसर है व्यवहार की पुनरावृत्ति। जो आपका पुनर्वलन है वो आपकी व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ाता है। पुनर्वलन जो है वो आपका 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा आपका नेगेटिव। पॉजिटिव जो है उसमें यदि कोई बच्चा है और वो क्लास में होमवर्क करके लाया है तो जो उसके टीचर हैं वो उसको गुड, वेरी गुड या उसकी तारीफ करें तो इससे उसको पॉजिटिव पुनर्वलन मिलेगा। और आपका दूसरा नेगेटिव, इसमें जो बच्चा इसमें बच्चे को होमवर्क दिया गया और यदि वो करके नहीं लाया तो उसका जो टीचर है वो उसको होमवर्क ही ना दे तो ये क्या है? ये आपका नेगेटिव पुनर्वलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल व्यवहार का अध्ययन किस शाखा में होता है? नैदानिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान? तो इसका सही आंसर है शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच की कड़ी शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाती है। इसमें शिक्षक जो है वो यह जानता है कि बच्चा किन किन तरीकों से अच्छे से सीखेगा जिससे कि वो अपना शिक्षण प्रक्रिया बेहतर बना सके और बच्चे को सीखने में आसानी ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुआ था?
हार्वर्ड विश्वविद्यालय, लाइप्जिग विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर है लाइप्जिग विश्वविद्यालय, जो कि आपका जर्मनी में है। कहाँ है? ये आपका जर्मनी में है। और ये प्रयोगशाला जो है वो किसके द्वारा दी गई है? आपके विलियम बुंट के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बुंट के द्वारा। इसीलिए विलियम बुंट को साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुद्धि किससे प्रभावित होती है? केवल वंशानुक्रम से, केवल पर्यावरण से, या वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से, या किसी से भी नहीं? तो इसका सही आंसर है वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से। दोस्तों, बुद्धि जो है वो आपके वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से संबंधित है। इस पे किसी एक को हम नहीं बोल सकते। जो वंशानुक्रम है, आपने देखा होगा जो कुछ माता पिता जो होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, उनके अधिकांशतः बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो माता पिता बुद्धिमान नहीं हैं उनके बच्चे भी बुद्धिमान ना हो। इसका इससे वातावरण का भी हमारे ऊपर बहुत, बुद्धि पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हमारा आसपास का वातावरण अगर अच्छा है, हमें अच्छा खान पान मिल रहा है, पोषण मिल रहा है, हमारे आसपास शैक्षिक वातावरण है, मोटिवेशनल एनवायरनमेंट है, तो हमारी बुद्धि पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वंशानुक्रम या पर्यावरण का ही किसी एक का फर्क पड़ता है, ये दोनों आपस में संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किससे जुड़ा है? अल्बर्ट बंडूरा से, कार्ल जुंग से, जॉन वाटसन से, अब्राहम मैस्लो से? तो इसका सही आंसर है अल्बर्ट बंडूरा से। जो अल्बर्ट बंडूरा थे, उन्होंने एक बोवो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया था। जो बोवो डॉल थी, उसको एक अडल्ट व्यक्ति था, वो उस पर आक्रामक व्यवहार कर रहा था, और ये एक बच्चे ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका अवलोकन कर रहे थे, और यही व्यवहार वो बच्चे भी दोहरा रहे थे। लेकिन फिर वापस से जब बोवरडॉल पर उस अडल्ट ने वापस से वही व्यवहार किया, आक्रामक व्यवहार किया, तो उस अडल्ट को एक पनिशमेंट दी गई, और फिर बच्चों ने ये सीखा कि अब ये आक्रामक व्यवहार दोबारा नहीं करना है, हमको ये व्यवहार दोबारा नहीं दोहराना है, क्योंकि इससे हमें नेगेटिव पुनर्वलन मिल रहा है। ये आपका अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है, और इसमें इन्होंने 4 चरण दिए हैं, जिसे आपका अटेंशन, जिसमें आपने इन्होंने अटेंशन, रिटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन, और मोटिवेशन, इन्होंने 4 चरणों के बारे में बात की है। अटेंशन में ये बताते हैं कि हमने जो भी देखा उसको हम ध्यान से देखें, जो भी हम देख रहे हैं उसको हम ध्यान से देखें, तभी हम कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। रिटेंशन जो है, जो भी हम ध्यान से देख रहे हैं उसको अपने अंदर धारण करें, अपने मस्तिष्क में उसको धारण करें। और फिर रिप्रोडक्शन जो है आपका, रिप्रोडक्शन में जो भी हमने ध्यान से देखा और उसको धारण किया, वो हम अपने प्रयोग में लाएं, उसको करके देखें। तो और मोटिवेशन जो है, जो भी हमने किया उसके बदले में हमें एक पुनर्मिलन मिले या पुरस्कार मिले। इसीलिए जब भी हम कोई काम करते हैं या उस जो भी व्यवहार करते हैं उसके बदले में हमें अगर पुरस्कार दिया जाए, तो उस व्यवहार के दोबारा करने की संभावना बढ़ जाती है। ये आपका अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत था। और ये कार्ल जुंग जो हैं, इन्होंने आपका एनालिटिकल थ्योरी दी है। जॉन वाटसन जो हैं, उन्होंने आपका व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। और अब्राहम मैस्लो जो हैं, इन्होंने आपकी नीड की थ्योरी दी है, हायरार्की ऑफ नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैस्लो की आवश्यकताओं की श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी आवश्यकता है? सुरक्षा, आत्म साक्षात्कार, प्रेम और अपनापन या शारीरिक? तो इसका सही आंसर है आत्म साक्षात्कार। इसका जो सबसे ऊपर आता है आपका, सबसे पहले व्यक्ति की क्या नीड होती है? फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे पहले व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। फिजियोलॉजिकल नीड, सबसे पहले व्यक्ति क्या करता है? अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे कि उसको पहले क्या चाहिए? पहले भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, जिससे कि अपनी वो शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। जब शारीरिक आवश्यकताएं आपकी पूरी हो जाती हैं, फिर आपका क्या आता है? फिर आपका आएगा सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड, जिसमें कि व्यक्ति क्या चाहता है कि हमें सुरक्षा मिल सके, हमें घर मिले, हम थोड़ा पैसा लाएं जिससे कि हम घर और अपने रहने की व्यवस्था कर सकें। फिर आपका आता है प्रेम और अपनापन। जब उसको ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तब वो उसको थोड़ा स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए और लोगों से अपनापन चाहिए। फिर आपका लास्ट स्टेज जो है आपकी, वो है आत्म साक्षात्कार, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब व्यक्ति ये सारी नीड पूरी कर लेता है, तब उसे लगता है कि मैं कुछ अपना वास्तविक रूप बनाऊं, जिसमें कि लोग मुझे जाने पहचाने, और उससे उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है? नैदानिक, शैक्षिक, औद्योगिक या कृषि? तो इसका सही आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण विधियों में सुधार करना, मानसिक रोगों का निदान करना, पशु व्यवहार का अध्ययन करना, राजनीतिक विश्लेषण करना? तो इसका सही आंसर क्या है? अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करना। हम बच्चे को जाने कि उसकी रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो किन चीजों से जल्दी सीख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किससे जुड़ा है? सिगमंड फ्राइड से, कार्ल रोजर्स से, विलियम जेम्स से या जॉन बर्टसन से? तो इसका सही आंसर है सिगमंड फ्राइड से। दोस्तों, जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत था इनका, सिगमंड फ्राइड का, इन्होंने इसमें 3 तरीके का आपका व्यक्तित्व की संरचनाएं बताई हैं। नंबर 1 क्या है? इड, ईगो, सुपर ईगो। इन्होंने 3 ये अपने व्यक्तित्व में संरचनाएं बताई हैं। इड क्या है आपका? इसमें जो बच्चा है उसको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, ये जन्मजात होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मर गया है लेकिन बच्चे को भूख लगी है, तो उसे ये नहीं पता है कि क्या परिस्थिति है, बस उसको अपनी भूख को मिटाना है। ये आपका क्या है? इड के अंतर्गत आता है। ईगो क्या है? इसमें जो व्यक्ति है वो परिस्थिति के और जो वास्तविकता है उसके बीच में संतुलन करना सीख जाता है। अगर उसको भूख लगी है तो वो कहेगा कोई नहीं, मैं थोड़ा रुक के अपना खाना खा लूंगा। जो आपका सुपर ईगो है, इसमें नैतिकता और आदर्श आ जाता है, आदर्श का ज्ञान आ जाता है। इसमें अगर किसी, फॉर एग्जाम्पल, अगर पेन पड़ा मिलता है व्यक्ति को और वो पेन सोचे कि हम अपने पास रख लें, लेकिन नहीं, वो ये सोचता है कि ये पेन मैं वापस दे दूंगा क्योंकि यही सही है। ये आपका फ्राइड ने बोला है। ये 3 व्यक्तित्व संरचनाएं दी हैं। किशोरावस्था महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल शारीरिक वृद्धि को दर्शाती है। इसमें पहचान निर्माण और भावात्मक परिवर्तन होते हैं। यह सबसे कम महत्वपूर्ण अवस्था है या यह केवल सामाजिक है? तो इसका सही आंसर है इसमें पहचान निर्माण और भावात्मक परिवर्तन होते हैं। किशोरावस्था जो है वो लाइफ की इम्पोर्टेंट स्टेज मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो बच्चा है वो अपनी पहचान को बनाना चाहता है। इसमें कुछ करने की, कर मिटने की चाह होती है, और अगर वो नहीं कर पाता है तो उसके अंदर भावात्मक परिवर्तन होते हैं।
वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे गुस्सा आता है और इसीलिए उसके अंदर तनाव आ जाता है। इसीलिए आपका स्टैनली हॉल ने एक परिभाषा दी है, तनाव और तूफान की अवस्था। वो उन्होंने किशोरावस्था के लिए ही बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा कौन सी है? आत्मा का अध्ययन, व्यवहार और अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन, समाज का अध्ययन या दर्शन का अध्ययन? तो इसका सही आंसर है व्यवहार और अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन। मनोविज्ञान क्या है? किसी के व्यवहार में परिवर्तन आना और उसका अनुभव क्या है, इससे ये ही मनोविज्ञान का की परिभाषा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।